देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। हम बात कर रहे हैं आज इलेक्शन से जुड़ी हुई बड़ी बहस में। आज होगी इलेक्शन की ही बात हरियाणा की करें तो हरियाणा में देखना होगा कि किसकी बनेगी बात, किसकी लगेगी वाट, किसी की होगी ठाट। जी हां, ये बड़ा सवाल है क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां लगी हुई हैं, पुरजोर कोशिश कर रही हैं कि उनका प्रत्याशी जीते। लेकिन अगर जिस तरीके से समीकरणों की बात करें, हरियाणा में इस वक्त काफी उठापटक चल रही है। छठे चरण में जो है यहां पर वोटिंग होनी है, उससे पहले हर कोई गठजोड़ में लगा हुआ है। कोई चाहता है किसी का साथ मिल जाए और कोई किसी का साथ छोड़कर जा रहा है। इन्हीं तमाम सियासी मुद्दों पर हम बात करेंगे हरियाणा की, और किन मुद्दों पर होगी। जरा प्लेट चलाइए और बताइए कि हम आज किस पर बात करने वाले हैं। ग्राफिक प्लेट प्लीज प्ले कीजिए। ये आज के मुद्दे जिन पर बात करेंगे। इनेलो को हरियाणा में मिली है संजीवनी, वो कौन सी संजीवनी है वो आपको बताएंगे। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल ने बिना शर्त किसको दिया है समर्थन, जी हां, ये भी आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जेजेपी की बात करें तो इस वक्त जेजेपी के दुष्यंत चौटाला के मन से यही निकल रहा होगा, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। इसके अलावा कांग्रेस के वीरेंद्र मराठा अगर करनाल से लड़ते हैं चुनाव तो उनको समर्थन देगी आईएनएलडी, ये भी बात सामने आई है। तो इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, और बीजेपी से होंगे डॉक्टर पंकज बेनीवाल, विवेक चौधरी जेजेपी से होंगे, ओंकार इनेलो से होंगे, और केवल ढींगरा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगे। तो तमाम चीजों पर बात करेंगे। और आपको ये बता दें कि जिस तरीके से सियासी समीकरण इस वक्त बैठे हुए हैं, करनाल वो सीट है जहां पर पिछले 2 बार से लगातार बीजेपी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, और इस बार मनोहर लाल खट्टर को जो है टिकट दिया गया है। और यहां पर कहा जा रहा है कि अगर पिछले बार के चुनावों की बात करें 2019 की, तो भारत में सबसे बड़ी सीट थी दूसरे नंबर की, जहां पर एक बड़ा मार्जिन था चुनाव जीतने का। और इस बार जो है मनोहर लाल खट्टर को वहां पर उतारा गया है। ये तमाम चीजें हैं जो सियासी समीकरणों को पैदा कर रही हैं। अब जेजेपी की अगर बात करें, जेजेपी की बात करें तो जेजेपी इस वक्त मुश्किल में फंसती नजर आ रही है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला पर खुद उन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं घोटाले का। घोटाले कौन से है? शराब घोटाला है, इसके अलावा रजिस्ट्री घोटाला है, जमीन घोटाला है। तमाम घोटालों को लेकर के दुष्यंत चौटाला को घेरा जा रहा है। इसके अलावा दुष्यंत चौटाला को जो घेरा गया उस पर टिप्पणी भी कर चुके हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की, अगर एक भी शिकायत लिखित में आती है तो बख्शा नहीं जाएगा। और मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने भी इसके संकेत दे दिए हैं कि कार्रवाई होगी, यानी कि अगर धुआं है तो जाहिर सी बात है कि चिंगारी भी होगी। चलिए, हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम जेजेपी के विवेक चौधरी के पास जाएंगे। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंकज बेनीवाल जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। ओंकार सिंह इनेलो से हैं, ओंकार जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विवेक चौधरी जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। आप क्या कहेंगे तमाम समीकरणों को लेकर, जिस तरीके से जेजेपी की बात करें कि एक तरफ जो बीजेपी के साथ वो कभी थे, अब वो बीजेपी उनको घेर रही है, इसके अलावा उनके चाचा जो हैं उन पर वो टिप्पणी कर रहे हैं, इस तरह की बातें सामने आ रही है। जेजेपी क्या कहेगी इन तमाम आरोपों को लेकर के? पूजा जी, जेजेपी ने पहले दिन से अपना स्टैंड क्लियर रखा। जेजेपी पहले दिन से एक बात कहती है कि अगर कोई आरोप लगा रहा है तो फैक्ट्स के साथ आरोप लगाए। कोई फैक्ट अगर इसके पास हो, यहाँ बैठ के सिर्फ कह देने से आरोप नहीं लगते, कोई फैक्ट अगर हो तो लेके आने का काम करे। जेजेपी ने अगर बात की तो जेजेपी ने विवेक जी, लेकिन जब अपने ही लोग आरोप लगाते हैं तो लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं विश्वासघात हो रहा है? अपने लोगों ने जब उंगली उठाई है, बाहर का कोई कहता तो शायद एक बार को उसको दरकिनार किया जा सकता था। जी, अपने लोगों ने किसने लगाया? आपके एमएलए ने लगाई है। जी जी जी, कौन से एमएलए ने लगाया, क्या बताएंगे आप? जी जी जी, पंकज बेनीवाल जी हमारे साथ है। पंकज बेनीवाल जी, कौन से? नहीं, मैं वही बता रही हूँ आपको। जी, पूरा कौन से एमएलए ने लगाया, कब लगाया? चलिए, आपको अगर आपको अपनी पार्टी के बारे में नहीं पता तो उसको भी रहने दीजिए। चलिए, आप कह रहे हैं कि आपको मालूम ही नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं विवेक चौधरी जी कि आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है, उसको भी छोड़ देते हैं, उसको भी छोड़ देते हैं, उसको भी छोड़ देते हैं। एक सेकंड, आप मेरी बात सुनिए विवेक चौधरी जी, आप मेरी बात सुनिए। मैं वही बता रही हूँ। एक बार हम बीजेपी के पास चलते हैं। एक सेकंड, बीजेपी के पास क्यों चलते हैं? मेरे सवाल का जवाब आपने, मैं वही बता रही हूँ ना, मैं वही बता रही हूँ जो चीजें खबरें सामने निकल कर आई हैं। मैं यहाँ पर पंकज बेनीवाल जी आपके पास आना चाहूंगी। पंकज बेनीवाल जी, बताइए। पंकज बेनीवाल जी, पंकज बेनीवाल जी,
मेरा सवाल अभी आपसे बात है, तो- मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि जो पूजा जी- आरोप जेजेपी पर लगाए गए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उनकी एक भी कंप्लेंट आती है तो उस पर जी। एक्शन लिया जाएगा। क्या कहेंगे इस पर आप? नमस्कार पूजा जी, सभी साथियों नमस्कार, सभी दर्शकों मेरा नमस्कार। देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार, अब नायब सिंह सैनी जी की सरकार, जी अगर कोई भी भ्रष्टाचारी होगा तो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी पद पर हो। ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी भी कह चुके हैं। जी, आपकी आवाज कट रही है। मैं एक बार इनेलो के प्रवक्ता के पास जाना चाहूंगी, ओंकार सिंह जी के पास। ओंकार जी, आपका क्या रिएक्शन है, आपका क्या कहना है, क्योंकि आपकी पार्टी ने भी इस तरह के एलिगेशन जो है जेजेपी पर लगाए हैं भ्रष्टाचार के। देखिए पूजा जी, एलिगेशन जो लगाए हैं किसी आधार पर लगे होंगे जी अगर वो कहीं उनका कोई आधार बनता है जी तो सरकार कार्रवाई तो करेगी। जी लेकिन मैं एक बात अपने बीजेपी के प्रवक्ता साथी के जवाब देना चाहूंगा, पंकज जी का। जी इन्होंने बोला भ्रष्टाचारी जो भी होगा बख्शा नहीं जाएगा, और बख्शना चाहिए भी नहीं। लेकिन इनका तो सीधा सा फार्मूला है, भ्रष्टाचारी जो भी हो बख्शा नहीं जाएगा बशर्ते वो बीजेपी में आ जाए। अगर बीजेपी में आ जाए तो भ्रष्टाचारी नहीं रहेगा, वो अपराधी नहीं रहेगा, वो बलात्कारी नहीं रहेगा। आज की बीजेपी की टेंडेंसी यही है। पिछले 10 साल में बीजेपी की अपनी उपलब्धि क्या है, मैं चाहूंगा जरा पंकज बेनीवाल जी इसके ऊपर रोशनी डालें। बस चुप हो जाएं। अभी मैं बता देता हूं। पहले ओंकार सिंह जी अपनी बारी में 10 साल की उपलब्धि, 10 साल की उपलब्धि बताऊंगा, 10 साल की उपलब्धि बताएंगे आप, अपनी 10 साल की उपलब्धि सुनाएंगे आप। पिछले 10 साल की उपलब्धियां ये बताएंगे जनता को कि इन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नशा, अपराध, पेपर लीक, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, पेंशन कार्ड देना, पीले कार्ड काट देना, और पोर्टल पर जनता को चढ़ा देना। शंभू बॉर्डर पर और कनौरी बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, किसान दिल्ली जाने की मांग कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति के इन्होंने लठ चलाए, प्रत्येक व्यक्ति के, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे पटवारी हो, हर एक व्यक्ति ने इनके टाइम में हड़ताल करी, लेकिन इन्होंने सुनी किसी की नहीं। अपनी उपलब्धियां बनाने का काम करेंगे तो एक अच्छी बात है। देखिए, जब बजट की बात आई तो मोदी जी ने और खट्टर साहब ने एक ही पैटर्न बताया कि हम देश में 4 मुख्य वर्ग बताते हैं, महिला, युवा, किसान और गरीब। जब गरीब की बात करते हैं उसको 5 किलो अनाज की गारंटी देते हैं, बस। ओमकार जी, अभी हम हरियाणा पर आते हैं, अभी हम वापस हरियाणा पर आते हैं। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं उस पर हम बाद में बात करेंगे कभी को। ये बताने की लेकिन कोशिश करेंगे अभी के करंट सिनेरियो की बात कर रहे हैं, अभी के करंट सिनेरियो की अगर बात करें कि आईएनएलडी इंडिया अलायंस के साथ नहीं गई है, उसने कांग्रेस के साथ अलायंस भी नहीं किया है। ऐसी खबर यह भी आई थी कि जब पिछली बार अलायंस की बात आई थी कि अलायंस होगा कांग्रेस के अंदर और आईएनएलडी के अंदर अलायंस होगा, तो उसको लेकर के हुड्डा साहब ने बड़ी नाराजगी जताई थी, दिल्ली भी आए थे नाराजगी जाहिर करने के लिए। लेकिन अब अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि अगर वीरेंद्र मराठा को मनोहर लाल खट्टर के सामने उतारती है कांग्रेस तो हम सपोर्ट करेंगे। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? जो आदमी आपको, जो लोग, जो पार्टी आपको सपोर्ट करने को तैयार नहीं थी कभी, अब आप उनके साथ जाकर खड़े हो रहे हैं, उनके कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। इस पर मैं थोड़ा आपका जवाब चाहूंगी। पूजा जी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी पहले ही एक बात स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रदेश के हित में जब भी कोई व्यक्ति समर्थन लेने आएगा हम उसका समर्थन देंगे। लेकिन जब प्रदेश हित की बात आती है, जब बात आती है करनाल लोकसभा सीट की, और वहां पे देखा जाता है कि अगर हम बंट के काम करेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होगा। आज देश और प्रदेश की जनता बीजेपी से दुखी है, प्रताड़ित है, हताशा, परेशान है। आज हमारा मुख्य ध्येय बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है, क्योंकि जनता को जुमले और चौकीदारी का लाभ देकर नजरअंदाज करके जनता को इन्होंने कहीं ना कहीं धोखे से सत्ता पर आई। आप देखिए, 2014 में जुमले दिए, 2019 में वही जुमले चौकीदारी में बदल गए, और अब गारंटी की बात करते हैं। हाँ, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने बोला मराठा वीरेंद्र वर्मा को अगर टिकट मिलती है तो हम उनको समर्थन देंगे बेशर्त। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। विवेक चौधरी जी के पास में आना चाहूंगी एक बार। विवेक जी, आप काफी देर से, मैंने आपको मौका दे दिया थोड़ा पढ़ने का, आपने भी देख लिया होगा कि किसने जो है एलिगेशन लगाया था, तो आपसे अब मैं जानना चाहूंगी। मेरे को नहीं दिया मौका, आपने लिया था। मैं तो पूछ रहा हूं किसने एलिगेशन लगाया? आज लगाया
अभी लगाया या MH1 चैनल के ऊपर आके लगाया, वो आप बताने का काम करें। एलिगेशन बहुत से लगे, एलिगेशन रोहतक के सांसद ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ऊपर लगाए, एलिगेशन आज के मुख्यमंत्री के ऊपर उस समय जिस समय ये मंत्री थे, राज्य मंत्री थे 2014 से 19 के प्लान में, इन्हीं के रिश्तेदारी में साले ने इनके ऊपर बहुत से आरोप लगाने का काम किया। कहीं इनको रेता चोर बताने का काम किया, कहीं इनको कुछ और बताने का काम तो किया। आप इतने दिन से क्यों थे इनके साथ? आप इतने दिन से क्यों थे इनके साथ? कह रहा हूँ, आगे मैंने एक चीज पूछी आपसे, आपने कहा आरोप लगे, मैंने पूछा किसने लगाए आरोप, लगाने वाला कौन है? 4.5 साल किसने किसको रोका इंक्वायरी कराने से? आप बताइए। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई करें, अगर जिसने गलत किया होगा वो डरेगा। हम तो एक चीज जानते हैं, अगर कार्रवाई करनी है, कोई इंक्वायरी करानी है, वो सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। नाम है राम कुमार गौतम, जिन्होंने आरोप लगाया था। राम कुमार गौतम को विवेक जी आप जानते हैं कि नहीं जानते? राम कुमार गौतम ने आज लगाया क्या आरोप? नहीं तो मैं ये आपने पूछा, आज लगाया, कल लगाया, परसों लगाया, 1 महीने पहले लगाया कि 10 दिन पहले लगाया कि 1 घंटे पहले लगाया? मैटर वो नहीं है कि उन्होंने कब लगाया, लेकिन लगाया। मैटर वो नहीं है, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। MP ने लगाया आरोप, बीजेपी के टिकट पे लड़े हुए MP ने, अब भी वही कैंडिडेट है, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं, आप ये बताइए, आप चलिए आप कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी पर भी आरोप लगे हैं, तो आप बीजेपी के साथ क्यों थे आप? फिर ये मैं क्या कह रहा हूं, मैं तो बीजेपी से पूछ रहा हूं, 4.5 साल किसने रोका कार्रवाई करने से? चलिए पंकज जी से जवाब लेते हैं। पंकज जी आप कार्रवाई करी, अब बात का जवाब लीजिएगा पूरी का। जी पंकज जी, विवेक जी जवाब मांग रहे हैं। आज के दिन ये बात तो कर रहे हैं, हमने तो एक बात कही, 4.5 साल बहुत स्मूथली मंडियों में उठान होता रहा, डायरेक्ट पेमेंट किसान के खाते में जाती रही। अब ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि मंडियां आंटी पड़ी है, किसान तंग हो रहा है, किसान को दुखी होना पड़ रहा है, किसान की तो ये किसानों का दुख, ये किसानों का दुख आपको, मतलब विवेक जी मेरा बड़ा जेन्युइन सा सवाल है, जब आप सत्ता में थे, जब आप सत्ता में थे तब आपको किसानों का दुख तो तब भी पता होगा, तब आपने बीजेपी पर प्रेशर क्यों नहीं बनाया? डायरेक्ट पेमेंट देने का काम किया मैडम, आपको बताना चाहूंगा। पंकज जी आप जवाब दीजिए। क्या देखिए पूजा जी, एक सेकंड, विवेक जी एक सेकंड, अब मैंने आपकी बात सुन ली ना, 1 मिनट आप रुकिए, मैं पंकज जी से जवाब जानना चाहूंगी। पंकज जी, क्या बीजेपी के पास कभी कंप्लेंट आई कि किसान परेशान है, मंडियों में लोग परेशान है, अड़ाती परेशान है, ये दिक्कतें कभी आपके सामने JGP के उप मुख्यमंत्री ने कभी रखी थी क्या? आपकी आवाज नहीं है पूजा जी। पूजा जी आप पूछ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हमारे टाइम में बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा था। ये बता दें पूजा जी, डायरेक्ट पेमेंट देने का। विवेक जी आपने अपनी बात बोली, अब आप सुन तो लीजिए, अब आप सुन तो लीजिए प्लीज, आप सुन तो लीजिए प्लीज। एक सेकंड आपको बोलने का मौका मिला ना, आप जवाब आप बीजेपी से ले तो भी लीजिए, अब आप जवाब तो लीजिए। जी पंकज जी, कितनी स्टेट में 14 फसलों पे चलिए पंकज जी आप बोलिए। पूजा जी, जब से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर आई है 14 फसलों पे MSP मिल रही है, इसमें JJP का कोई योगदान नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी थे, अरे मनोहर लाल खट्टर जी थे, अरे आप लोग MLA नहीं थे, अरे आप मुख्यमंत्री नहीं थे, आप मुख्यमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी। अरे आप लोग तो बैसाखी थे, अरे बैसाखी बन के काम किया आप लोगों ने। अगर आपके खिलाफ अगर आता है तो आप फंसेंगे, अगर आप लोगों के खिलाफ कोई भी आरोप आया तो कार्रवाई होगी। अरे 4.5 साल की चलिए दोनों को स्क्रीन पे दीजिए, दोनों गेस्ट को स्क्रीन पे दीजिए, व्हाट्सएप में दीजिए। लाने की जरूरत है कि अपने कैंडिडेट लेके आओ, बौखलाहट में मत आओ, उनसे चुनाव लड़वाओ। अरे चुनाव लड़वाओ अपने, हमारे तो कैंडिडेट है और लगातार लगे हुए हैं, और बार बार करनाल लोकसभा से बातें हो रही है। पिछली बार करनाल लोकसभा से 6,56,172 वोटों से हमारे कैंडिडेट जीते थे। अब की बार दावा करते हैं कि 8 लाख मतों से हमारे मनोहर लाल खट्टर जी जीतेंगे, और पहली बार जीतेंगे 8 लाख वोटों से। पिछली बार दूसरे नंबर की सीट थी, अब की बार पहले नंबर की सीट होगी। अरे करनाल की सीट पहली बार होगी। अरे आपके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है, अरे आपके पास अरे 10 कैंडिडेट लाके दिखा दो, अरे 10 कैंडिडेट लाके दिखा दो, 10। अरे JJP के पास 10 कैंडिडेट कौन है? अरे 10 कैंडिडेट लाके दिखा दो, तारे तो कौन है हमें? अगर थारे 5
अरे वॉशिंग 5 मशीन कैंडिडेटों में तो नहा के थोड़े आया जोटे भाई, लागे, समझ सकता हूं। अरे जोटे लागे वॉशिंग 5 मशीन में कैंडिडेट नहाया लाने में हुआ है, तो, ताजा और ताजा 10 गर्म कैंडिडेट हो लाने गया में तेरे है, जोटे लागेंगे। कौन है चलिए, ना ये जेजेपी के पास पंकज जी जो कैंडिडेट, 10 ना कैंडिडेट कांग्रेस की के पास बात कर रहे हैं, कैंडिडेट। इस पर भी आएंगे हम। पंकज जी जिस 10 कैंडिडेट की बात कर रहे हैं उस पर आएंगे, क्योंकि सिवाय बीजेपी के किसी ने अपने सारे कैंडिडेट अभी तक घोषित करे नहीं। हिसार की बात करें तो वहां चौटाला वर्सेस चौटाला चल रहा है, ये भी चल रहा है। बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी जिसने अपने सभी कैंडिडेट घोषित कर दिए, और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस नदारद है, उसको समझ नहीं आ रहा कि वहां क्या करना है। हिसार सीट की बात करें तो हिसार सीट पर चौटाला वर्सेस चौटाला चल रहा है। वहां से सुनैना चौटाला है, नैना चौटाला है, रंजीत चौटाला है, पूरा चौटाला जो है फैमिली के लोग जो है वहां से लड़ रहे हैं। लेकिन अगर हिसार सीट की बात करें तो वहां पर पिछले 5 लोकसभा चुनावों में सिर्फ एक बार ही जो है चौटाला परिवार से जीत हासिल की गई है। अब मैं वापस आऊंगी कि जिस तरीके से हम बात यहां पर कर रहे हैं कि किसी भी पार्टी ने आज तक अभी तक जो है इन चुनावों के लिए अपने 10 कैंडिडेट घोषित नहीं किए। मैं यहां पर विवेक जी से सवाल जानना चाहूंगी, यही जवाब जानना चाहूंगी कि आप कब अपने तमाम कैंडिडेट घोषित करने वाले हैं? पूजा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा आपकी जानकारी के लिए कि 5 कैंडिडेट हमारे मैदान में हैं और प्रचार करने लगे हुए, और जल्दी ही 5 और कैंडिडेट्स की लिस्ट आपके बीच में होगी, सभी को पता लग जाएगा। हमारा तो एक एक कार्यकर्ता चुनावी मैदान में है और पहले दिन से मैदान में है। सारे कार्यकर्ता छोड़ के चले गए, सारे छोड़ के चले गए। बेनीवाल साहब, सारे ताजे वॉशिंग मशीन में नहाए हो, अरे आप ना लो, अरे मना कर रहे हैं, आप आओ, आप आओ सकते ना, हैं, आप ना लो, अभी अरे आप आओ, अरे आप आओ ना, मान क्या सकते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, सारे तो पार्टी छोड़ के चले गए, अरे सारे तो पार्टी छोड़ के चले गए, सारे पार्टी छोड़ के चले गए। नहीं, कौन चले गए? कौन कार्यकर्ता है आपके पास? अरे कार्यकर्ता है का? सारे तो एमएलए छोड़ गए, एक सबसे बड़ी टेक्निक होती है। एक सेकंड पंकज जी, 1 मिनट रुकिए, विवेक जी 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिएगा, मैं आईएनएलटी के पास जाना चाहूंगी। 1 सेकंड रुकिए, आप दोनों प्लीज आप रुकिए, आईएनएलटी के पास जाना चाहूंगी। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जब किसी सवाल का जवाब नहीं देना होता है, जब किसी सवाल की जानकारी नहीं होती है, तो यहाँ पर सवाल के ऊपर सवाल किया जा रहा है। लेकिन मैं इनेलो के पास जाना चाहूंगी कि ओंकार सिंह जी, अगर यहाँ पर आप दोनों कैसे रिक्वेस्ट है, प्लीज 1 मिनट शांत हो जाइए, आप लोग की बात सुन रही हूँ। 1 सेकंड रुकिए प्लीज, प्लीज पंकज जी, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। विवेक जी तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। मैं विवेक जी आपसे कह रही हूँ, और भी पार्टी के लोग हैं, जरा उनसे भी सुन लेते हैं। जी जी में कोई इंटरप्ट करेगा तो ये जी नहीं होगा। इस तरह अगर डिबेट करनी है तो आप कराइए, मैं छोड़ के चले जाता हूँ। अरे सर, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन डिबेट का मतलब ये भी नहीं होता ना कि सिर्फ आप ही बात करेंगे। अभी यहाँ पर हमारे साथ पार्टी पे बात होगी, पर्सनल बात करोगे विवेक जी तो पर्सनल बातें बोलने नहीं दिया जाएगा। केवल डींगरा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप इसी तरह कीजिए डिबेट। धन्यवाद। हमारे साथ केवल डींगरा जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं मेहमान। केवल डींगरा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने अब तक अभी तक अपना एक भी कैंडिडेट जो है नहीं उतारा है। क्या रीजन है इसका? क्या हैसल है, क्या कश्मकश है कि हरियाणा में अभी तक जो है कोई भी कैंडिडेट घोषित नहीं किया गया है? देखिए, हमारी सशक्त उम्मीदवार 9 के 9 आ जाएंगे। हमारी हाईकमान के पास सारी लिस्टें जा चुकी हैं। हाईकमान ने उसको फाइनलाइज लिस्ट भेजनी है, क्योंकि दूसरी स्टेटों के चुनाव पहले लिस्टें आएंगी। हरियाणा की 6वें चरण में है, 6वें चरण की उसके बाद आएगी, तो 5वां और चौथे चरण की अभी चल रही है। जब चौथा और 5वां चरण खत्म हो जाएगा तो 6वें चरण की लिस्ट आएगी, और लिस्ट सशक्त उम्मीदवारों की आएगी। और भाजपा इस समय डर गई है, हार चुकी है, और इस हार का कारण कई सबूतों से आपको दिख भी रहा होगा। और जब लिस्ट आएगी तो बहुत सशक्त कैंडिडेट आएंगे, क्योंकि आप ये देखिए 4 कैंडिडेट तो उधार के हैं बीजेपी के पास जो लिए गए हैं। कई दलों से कूद के जो बीजेपी में गए उनको टिकट दे दिया गया। केवल जी, आप भी जानते हैं राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। जिसकी जहां सद जाए वो वहां चला जाता है, ये तो आप मानेंगे। आपने भी एक सीट कुरुक्षेत्र की आम आदमी पार्टी को दी है, तो ये तो जिसका जहां निभ जाता है वहां निभा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ओंकार जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जो मेरा सवाल आपसे पहले भी था कि अकाली दल ने जो है आपको बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान कर दिया, वो यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ेंगे और आपके कैंडिडेट्स को सपोर्ट करेंगे। कितना रिलीफ इससे आईएनएलडी महसूस कर रही है? अकाली दल में बिना शर्त समर्थन दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है अकाली दल की लीडरशिप का। इससे हमें बहुत बड़ा बेनिफिट आएगा। 5% सिख वोटर हैं हरियाणा में, और मैं कहता हूँ 5% सिख वोटर्स के लिए
ना तो कांग्रेस ने ना बीजेपी ने। कांग्रेस की तो चलो अभी लिस्ट ही नहीं आई, बीजेपी ने एक भी सिख कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया, जेजेपी में नहीं किया। लेकिन इनेलो ने अंबाला लोकसभा सीट से गुरप्रीत सिंह को अनाउंस किया है, जो सिख कैंडिडेट है, मजहबी सिख है। ये एक बहुत बड़ी बात है। 5% सिख वोटर हो और एक भी सीट ना दे। और बीजेपी की तो ऐसी क्या मजबूरी है, ये माइनॉरिटी को कभी टिकट देते ही नहीं है। आप देख लीजिए, पूरे हरियाणा में सिर्फ एक सिख कैंडिडेट था इनके बाद, संदीप सिंह। इसके अलावा आज मंत्रिमंडल में सिख कैंडिडेट नहीं है। ये अफसोस की बात है। प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जाति, प्रत्येक संप्रदाय को उसका प्रतिनिधित्व मिलना जरूरी होता है। आज अगर अकाली दल ने हमें बिना शर्त समर्थन दिया है, हम उसका धन्यवादी हैं और इसका हमारे पर बहुत अच्छा प्रभाव आएगा। पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में आएगी, क्योंकि अंबाला लोकसभा सीट, सिरसा लोकसभा सीट, ये मुख्य तौर पर सिख वोटर्स बहुत ज्यादा है, कुरुक्षेत्र में भी है। लेकिन जितनी बहुसंख्यक इन दोनों सीट में उतनी दूसरी जगह नहीं है। हर जगह सिख वोट बैठे हैं, उसका बेनिफिट है। जी ओंकार जी, लेकिन अगर जेजेपी की और एलएलडी की बात करें तो जाट की राजनीति करती है, जाट वोटर्स को ज्यादा अट्रैक्ट करने की बात करती है। इसे कैसे देखेंगे आप? आपको लगता है कि जो स्प्लिट हुआ है, जेजेपी और बीजेपी में स्प्लिट हुआ है, दोनों अलग हो गए हैं, अब साथ में नहीं है, दोनों में मनमुटाव भी है, क्या इसका जो है नुकसान जो है जाट वोटर्स जो बटेंगे बाकी पार्टियों को होगा, एनएलडी को हो सकता है, जेजेपी को हो सकता है? आप खुद क्या फील करते हैं ये? देखिए पूजा जी, इनेलो को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। जितना नुकसान सहना था हमने 2019 में सह लिया। अब हमारी पार्टी अच्छी पोजीशन में, अपने दम पर चुनाव लड़ने की पूरी ताकत रखते हैं हम। हाँ, एक बात आपने कही कि हम गांव की पार्टियां, किसानों और जाट वोटरों की पार्टी, ऐसा कुछ नहीं है। आज इनेलो प्रत्येक वर्ग 36 बिरादरी की पार्टी है। आप हमारा टिकट कैटेगराइजेशन देख लीजिए, किस किस समुदाय को, किस किस जाति को हमने दिया, आपको पता लग जाएगा। हर एक जाति, हर एक धर्म को हमारी पार्टी में प्रॉपर स्थान दिया जाता है। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि बीजेपी जो 400 पार का नारा दे रही है, ये 400 बाहर होने की स्थिति में है। आज जो ये बॉन्डर इन्होंने पैदा किया है, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, ऐसी कौन सी गारंटी है? क्या गारंटी दी? क्या इन्होंने रोजगार की गारंटी दी? 5 किलो अनाज से जनता का पेट नहीं भरने वाला। जनता को भिखारी बनने की तरफ भूखा नहीं सोएगा एक भी गरीब भूखा नहीं सोएगा। आप लोगों के राज में लोग भूखे सोते थे। ये गारंटी है मोदी जी की, भारत देश का एक भी नागरिक भूखा नहीं सोएगा। अरे ये मैंने बताया आपको, आप बार बार एक ही बात बोल रहे हैं। आप गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं यहाँ बैठ करके। आपके टाइम पे गरीब लोग भूखे सोते थे और ये मोदी जी की गारंटी है कि एक भी आदमी, एक भी गरीब भूखा नहीं सोएगा। 5 किलो अनाज को मजाक समझ रहे हैं क्या आप? गरीबों का मजाक उड़ाना चाहते हैं टीवी पे बैठ के? जी आप टीवी पे बैठ के मजाक उड़ा रहे हैं गरीबों का। जी एक सेकंड ओंकार जी, एक बार पंकज जी की बात सुन लेते हैं। जो आपने सवाल उठाए हैं कि किस गारंटी की बात कर रहे हैं, कौन सी गारंटी दे दी, ओंकार जी आपने मेरे को बात पूरी करने दीजिए। जी आप करिए प्लीज। पूजा जी देखिए, मेरे को अपनी बात करने का अधिकार है, ये अपने शब्द मेरे मुंह में तो नहीं डालेंगे। जी आज अगर मोदी जी गारंटी दे रहे हैं 5 किलो अनाज की गारंटी, ये रोजगार की गारंटी दें, ये गारंटी दें कि हमारा भारत का डॉलर रुपया जो है वो नहीं गिरेगा। उस समय तो कहते थे जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरता है। आज रुपये की क्या स्थिति है? ये गारंटी दें कि बुलेट ट्रेन कब चलेगी, ये गारंटी दें कि हमारे को औद्योगिकरण कब मिलेगा, ये गारंटी दें हमारी पर कैपिटा इनकम कब बढ़िया होगी, ये गारंटी दें कि हमारी असमानता, जो आय में असमानता, गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, ये कब खत्म होगी? चलिए अब जवाब ले लेते हैं। ओंकार जी जवाब ले लेते हैं। आपने अपनी बात कह ली, पंकज जी जवाब दीजिए, फिर मैं केवल डिंगरा जी के पास जाऊंगी। पूजा जी, इनेलो के प्रवक्ता बात कर रहे थे भेदभाव, इन्होंने बात की जात पात की। हम बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की। इन्होंने बार बार में जातीय समीकरण में बात करने की बात की। आपने हरियाणा में जात पात की राजनीति करने की बात की। एक परिवार से 2 टिकटें हैं, एक परिवार से 2 टिकटें। अरे एक परिवार से बाहर तो निकलो, पहले परिवार से बाहर निकलना पड़ेगा। हरियाणा की जनता से लड़ना है तो हरियाणा की जनता की बात करने के लिए परिवार से बाहर निकलना पड़ेगा। देखिए आप दोनों क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बार ये गारंटी वाली बात जो है, एक सेकंड जो गारंटी वाली बात है, पुलवामा अटैक, आप उसके फैक्ट सारे सार्वजनिक करो। पुलवामा अटैक किसने किया? हरियाणा की जनता जानती है कि आप लोगों ने एक परिवार से 2 टिकटें दी है। चलिए केवल डिंगरा जी के पास, एक परिवार से 2 जी एक सेकंड में केवल डिंगरा जी के पास जाना चाहूंगी। केवल जी आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी जी बिल्कुल आ रही है। 47,000 अटैक हुए थे एक सेकंड और 2014 से आज तक सिर्फ 2100 हुए हैं। ये है नो टॉलरेंस, ये है रक्षा। अरे ये है रक्षा। एक सेकंड पंकज जी, एक सेकंड रुकिए। आपसे सारे सवालों के जवाब मैं आपसे एक साथ लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं जरा कांग्रेस के पास भी आना चाहूंगी। कुछ भी नहीं ये है बॉर्डर पर रक्षा। अरे यूक्रेन से 12,500 भारतीयों को वापस लेकर के आए, ये थी मोदी जी की गारंटी। आप लोगों के जैसे नहीं कि आप लोग, अरे आपके पल्ले है क्या? अरे हरियाणा की जनता ने एक सीट पर लाके छोड़ दिया, वो भी नहीं रहेगी। अरे 1.5% की केवल ढींगरा जी है क्या हमारे साथ अभी लाइन पर? केवल ढींगरा जी, मैं केवल ढींगरा जी से बात कर रही हूँ, प्लीज आप दोनों शांत हो जाइए। मेरे को अभी केवल जी से एक सवाल करना है, केवल जी से सवाल करना है, केवल जी से सवाल करना है। प्लीज ओमकार जी, पंकज जी, प्लीज 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 क्या प्लीज आप शांत रहिए 2 मिनट प्लीज। एक बार केवल जी की बात सुन ले प्लीज प्लीज जी। एक सेकंड केवल जी, मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से यहाँ पर बात शुरू हो गई है जातीय राजनीति की, जातीय समीकरण जो है कभी भी दरकिनार नहीं किए जा सकते, ये बात तो जग जाहिर है। जब भी भारत में इलेक्शन होगा, जात पात के नाम पर हमेशा वोटिंग होती है, वोट मांगे जाते हैं, बातें तय होती हैं। लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस का बयान सामने आया है कि हम आर्थिक आधार पर सर्वेक्षण करेंगे, जो ओबीसी का, माइनॉरिटीज का, एससी एसटी का हक है उनको सबको बांटा जाएगा, उनका हक दिया जाएगा। अब ये बात जो सामने निकल कर आई है, हालांकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में नहीं की है, लेकिन कांग्रेस के जो बड़े नेता है राहुल गांधी, वो तमाम बातें कर रहे हैं और उसको लेकर के एक सवाल उठाया जा रहा है कि क्या जो व्यक्ति अपनी मेहनत से कोई चीज कमाता है, क्या वो दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है? आप सर्वेक्षण करा के दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कैसे कर सकते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी ने ये कहा था जिस समय मोदी जी अपने आप को कह रहे थे कि मैं ओबीसी हूँ, मैं ओबीसी के नाम पे मुझे ऐसे करना चाहिए, तो तब राहुल गांधी जी ने ये कहा कि आप गिनती करा लीजिए ओबीसी को कौन है और उनको क्या क्या मिल रहा है। ये तो मुद्दा था, सवाल था, और सवाल के ऊपर जातीय जनगणना की बात आई तो मोदी जी अपने घर भाग गए। मोदी जी किसी भी आदमी को कोई भी लाभ देना नहीं चाहते, इसीलिए ये बात हुई थी। और आज भी जो बात हो रही है, एक समय था केवल जी जब इंदिरा गांधी खुद जो है ये तमाम जातीय जनगणना के खिलाफ थी, लेकिन अब कांग्रेस खुद ही जो है जातीय जनगणना को बीच में ले आई है। मैंने बताया ना आपको, ये मोदी जी का काउंटर था। मोदी जी ये कह रहे थे तो मतलब आप मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं, मतलब आपने अपनी पार्टी का स्टैंड। एक सेकंड पहले मेरी बात सुनिए। जी कहिए मेरी पहले बात सुने आप। जी मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी कह रहे थे कि मैं ओबीसी हूँ, इसलिए सारी जनता जो है वो मुझे वोट दे। लेकिन ओबीसी के लिए क्या क्या किया मोदी जी ने, ये पूछ रहे थे राहुल जी। राहुल गांधी जी ने यह कहा कि आप ओबीसी की जनगणना कराइए, आप सारे देश में जनगणना हो जाएगी। वो तो पहले भी होती थी जनगणना, कौन सी जाति कौन सी है, कितनी है, इन्होंने बंद क्यों करा दी जनगणना? उससे क्लैरिटी आ जाएगी कि मोदी जी ने ओबीसी को लाभ दिया या नहीं दिया। सवाल ये तो अभी वोटिंग चल रही है, एक चरण का हो गया, बाकी 6 चरण बचे हैं। ओबीसी कैटेगरी के लोग बता देंगे कि उनको क्या मिला क्या नहीं मिला, क्योंकि एक जो काले निशान की उंगली के ऊपर जो ताकत होती है वो कहीं नहीं होती। देश में लोकतंत्र का ये पर्व चल रहा है, पहला चरण हो चुका है और 6 चरण अभी बाकी है। लेकिन ऐसे में अगर हरियाणा की राजनीति की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ताल ठोक रही है कि हमने 10 के 10 उम्मीदवार मैदान में उतार लिए, जीत हमारी है, 400 पार हम जाएंगे। लेकिन बाकी पार्टियों का क्या रुख है वो भी देख रहे हैं हम कि किस तरीके से जेजेपी और बीजेपी जब से अलग हुए हैं तब से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। जेजेपी के हमारे साथ जो प्रवक्ता दोबारा जुड़ गए हैं, विवेक जी क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से लगातार आरोप की हम बात कर रहे हैं, मैं आरोप पर आपका जवाब जानना चाह रही हूं। आप जो है पैनल छोड़कर चले गए। विवेक जी आवाज आ रही है आपको? लगता है विवेक जी तक आवाज नहीं जा रही है। मैं यहां पर पंकज जी के पास आना चाहूंगी। पंकज जी यहां पर जानना चाहूंगी आपसे कि बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है, 10 के 10 उम्मीदवार उतार दिए हैं। आपको क्या लग रहा है कि लगता है इस वक्त पंकज जी हमारे साथ नहीं कनेक्टेड है। केवल जी के पास जाना चाहूंगी। केवल जी, आप जो है जिस तरीके से तैयारी बाकी पार्टियों की चल रही है, कांग्रेस अपनी तैयारी में पिछड़ी हुई नजर आ रही है, इसे कैसे आप जस्टिफाई कर पाएंगे?
मैं आपको लग रहा है हम पिछड़े हुए हैं कि, लेकिन हम आपको बता रहा हूँ 10 की 10 सीटें जीत रहे हैं, इंडिया गठबंधन जीत रहा है और मोदी जी हार रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, आप चाहे हमें कितना ही माइनस मान लो, हम प्लस में हैं अब आज की डेट में। मोदी जी के जो अभी भाषण है आपको समझ में आ रहे होंगे, किस तरह अब कभी हिंदू पे, कभी मुस्लिम पे, कभी जातियों पे, कभी धर्मों पे, कभी किस तरह से खेल रहे हैं। यही इन्होंने 2 करोड़ रोजगार हर साल दिए होते, 10 सालों में 20 करोड़ रोजगार दिए होते तो ये कहानियां डालने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में गए होते तो जरूरत नहीं पड़ती। 100 स्मार्ट सिटियां करी होती तो जरूरत नहीं पड़ती। अगर मुद्दों के ऊपर जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट का C2 फॉर्मूला लागू कर दिया होता तो ये जरूरतें नहीं पड़ती। आज किसान खुश होता तो कोई जरूरत नहीं पड़ती। विरोध क्यों हो रहा है हरियाणा के अंदर? हर जिले के अंदर किसे उतारेगी पार्टी? देखिए, हर जिले के अंदर मुख्यमंत्री खट्टर साहब का भी विरोध हो रहा है। अभी जो नया मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, उसका भी विरोध हो रहा है। और जितने कैंडिडेट मैं सीधा सा सवाल पूछ रही हूँ, आपका कैंडिडेट कौन हो सकता है? क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जी को उतारा गया, उस सीट से उतारा गया जहां पर पिछली 2 बार से बहुत अच्छा परफॉर्म बीजेपी कर रही है। तो कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए कि काफी मजबूत हो। और साथ ही साथ हिसार की बात कर लेते हैं, हिसार पर कौन होगा? खट्टर साहब अगर इतने मजबूत होते तो माफी ना मांग रहे होते लोगों से, जनता से माफी मांग रहे हैं। 9.5 साल का कार्यकाल मैं जो गलती करियां हैं मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपसे माफी मांगता हूं हाथ जोड़ करके। तो कौन सा मजबूत कैंडिडेट है? हारा हुआ कैंडिडेट है, मैं बता रहा हूँ। पंकज जी से जवाब ले लेते हैं। पंकज जी, आप सुन रहे हैं केवल जी को? केवल जी, वापस आपके पास आना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री माफी मांग रहे हैं और उनको अपनी गलतियों का एहसास है, लेकिन अगर ऐसा ही एहसास है, आपको मालूम है बीजेपी ने बहुत गलतियां करी है, तो आपको नहीं लगता उस हिसाब से तो आपकी तैयारी पहले ही हो जानी चाहिए थी? मुझे लगता है चैनल को बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप देखिए खट्टर साहब खुद करनाल में 9.5 साल के बाद हाथ जोड़कर पब्लिक के बीच में जाकर करनाल की जनता से जब माफी मांगते हैं तो उसको देखना चाहिए कि माफी क्यों मांग रहे हैं। 9.5 साल खट्टर साहब कह रहे थे मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा था, 9.5 साल बाद जनता के बीच में कह रहे हैं कि मुझे माफ कर दो। इसका मतलब कि काम अच्छा नहीं कर रहे थे ना। 9.5 साल हरियाणा जल रहा था जब 3 बार, जब 100 आदमी पुलिस की गोली का शिकार हुआ, जाट रक्षण के मामले में, फिर उसके बाद राम रहीम के मामले में, फिर रामपाल के मामले में, फिर उसके बाद किसानों के जो 1 साल तक धरने रहे दिल्ली के बॉर्डरों पे, उस समय कीले बिछा रहे थे, उनके ऊपर अश्रु गैस छोड़ रहे थे। 1 साल में 750 किसान शहीद हो गया। उसके बाद अभी भी किसान सड़कों पर बैठा है, अभी रबड़ की गोलियां चला रहे थे, एक किसान उसके अंदर शहीद हो गया, कितने फट्टड़ हो गए। तो ये दिख नहीं रहा था कि हम खट्टर साहब को बड़े मजबूत हैं। तो जी चलिए, हम बीजेपी को छोड़ते हैं ना केवल जी, हम बीजेपी को छोड़ते हैं ना, हम सिर्फ बात कांग्रेस की करते हैं। हम कांग्रेस की गुटबाजी क्या खत्म हो चुकी है हरियाणा में? क्योंकि जब भी इलेक्शन आता है, चाहे विधानसभा हो लोकसभा हो, गुटबाजी सामने आती है। एक शैलजा गुट हो जाता है, हुड्डा ग्रुप हो जाता है, और उसके बाद जो है आपस में सुरफुटवल होती है, बयानबाजी होती है। अभी जो है अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा होगा जो सामने नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप बीजेपी को छोड़कर अपनी पार्टी का स्टैंड प्लीज क्लियर करें। ये एक गुट है अनिल विज गुट, एक गुट है अरविंद शर्मा गुट, एक गुट है राव इंद्रजीत, एक गुट है नायब सैनी गुट। आप केवल जी, मुझे जहां तक पता है, जहां तक मुझे जानकारी है, आप बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, आप कांग्रेस के प्रवक्ता है। मैं उस नाते आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आपकी पार्टी का पूछ रही हूँ। देखिए, हमारे साथ जितने भी लोग हमारे से सवाल पूछते हैं, मुझे लगता है कि वो ऑपोजिशन के लोग हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो हमारे गुट करना चाहते हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी में कितने गुट है। पहले उनसे गुट के सवाल के जवाब तो लीजिए। जिन्होंने अनिल विज जी ने ये कहा कि मुझे 6 बार का एमएलए था, मैं बोल रही हूँ आपको केवल जी, आप छोड़िए वो सब बात छोड़िए, लेकिन आपको पता है पिछले 10 साल के अंदर 15 स्टेट के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं वो कांग्रेस को छोड़ के दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं, और उनमें बहुत से नाम है। पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह है, इसके अलावा हेमंत बिस्व शर्मा है, और कितने नाम, 15 नामों की लिस्ट है ये। आप सोचिए, आपको अपने लिए घबराने की जरूरत है कि बीजेपी की टेंशन लेने की जरूरत है कि बीजेपी के घर में भांडे बज रहे हैं कि नहीं बज रहे हैं? जो अगर ईडी, सीबीआई और धरपकड़ योजना के तहत अगर किसी
किसी को किधर से दल से उठाकर किधर लेके जाया जाता है, उससे जनता वोट देना नहीं भूलती। जनता वोट उसी को देती है जो काम करता है। ये 15 उठा के ले गए, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, गोवा इन्होंने सरकार तोड़ी, अरुणाचल इन्होंने तोड़ी, मध्य प्रदेश इन्होंने तोड़ी, कर्नाटक इन्होंने कोशिश करी तोड़ने का काम किया, राजस्थान इन्होंने कोशिश करी, हिमाचल को इन्होंने तोड़ने का काम किया, लेकिन जनता तो समझ रही है ना इन बातों को। तोड़ने की तो आप ये बताइए, आप रोक क्यों नहीं पाए? आपने किसी भी नेता को मनाया क्या? आपने किसी भी नेता को मनाया कि वापस आ जाओ? जो आदमी सच्चा सुच्चा साफ है, वो इंडिया गठबंधन में है, वो डरता नहीं इनसे। अगर आज केजरीवाल को जेल में डाला तो वो इंडिया गठबंधन के साथ है, हेमंत सोरेन को जेल में डाला तो इंडिया गठबंधन के साथ है। अब हम क्या करें? अगर किसी चोर को उठा के ले गए हो तो जो चोर होंगे वो बीजेपी में चले गए होंगे, हमें भी अच्छा है चोर जाए, इसमें क्या? तो मतलब बीजेपी में जाने के बाद आपको पता चला कि वो क्या करप्शन कर रहे थे, उससे पहले आपको मालूम ही नहीं था कि आपकी पार्टी के लोग आपकी पार्टी में रह करके क्या करप्शन कर रहे हैं? जब दूसरी पार्टी में चले गए बीजेपी में, तब आपको पता चला कि करप्शन कर रहे हैं। केवल जी वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बहुत स्पष्ट बात करते हैं, बहुत अच्छा लगा। मेरे तमाम गेस्ट को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। आपसे फिर एक डिबेट के अंदर हम और बात करेंगे, लेकिन आज की बड़ी बहस में इतना ही। लेकिन जनता से जाते ये कहेंगे कि जब भी आप वोट करें सोच समझ के करें, क्योंकि काली स्याही के इस निशान के ऊपर बहुत बड़ी ताकत होती है, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बड़ी बहस में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए MH1 न्यूज।